नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम बात करेंगे इटली में फाजीवाद विश्व इतिहास के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इटली के अंदर फासीवाद विश्व इतिहास को समझने के लिए आपको मुसोलिनी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मुसोलिनी, हिटलर, स्टालिन, बिस्मार्क, कार्ल मार्क्स, ये ऐसे लोग हैं, अगर आप इनको नहीं जानते तो फिर आप विश्व इतिहास के अंदर समझ नहीं रख सकते, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको आम आदमी जो होता है वो इन नामों से परिचित होता है और कई बार आपसे पूछ लेता है कि बताइए मुसोलिनी कौन था, हिटलर कौन था, या फिर उससे जुड़ी हुई बातें जो होते हैं वो लोग पूछ लेते हैं। तो बिल्कुल आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग इन नोट्स के माध्यम से इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, और बाकी का मैंने इसको टेलीग्राम पे डाल दिया है। सचिन मेवाड़ पे जाइए, वहाँ सर्च कीजिए और इसकी जो पीडीएफ है वो डली हुई है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही सही, जितना भी टाइम मिलता है तो मैं जो लेक्चर है वो डालता रहता हूँ या फिर लिखकर कुछ ना कुछ भेजता रहता हूँ। तो चलिए हम इसको समझते हैं, इस लेक्चर को। तो उम्मीद है आप लोग इस लेक्चर को पूरा एंजॉय करोगे। आप इस लेक्चर को एक बार सुन लोगे तो उसके बाद आपकी जो समझ है फासीवाद के बारे में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी वर्तमान समय से। देखिए हम बात करते हैं इटली में फाजीवाद, ठीक है, इसे विश्व इतिहास के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करते हैं फाजीवाद आया कहाँ से, कैसे आया, कौन इसका अधिनायक था। तो देखो, वेनेटो मुसोलिनी, क्योंकि मुसोलिनी के बिना तो ये फाजीवाद कुछ है ही नहीं। इनका जो जन्म है ना वो होता है 1883 में इटली में। अब इटली में एक प्रांत पड़ता है रोमाग्ना प्रांत, ठीक है। रोमाग्ना प्रांत में एक गांव पड़ता है वरानो डी कोस्टा। गांव का नाम क्या था? वरानो दी कोस्टा। तो इस गांव में इनका जन्म हो गया। जैसे हमारे भारत में होता है ना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, तो ऐसे ही ये इटली के क्या है, राज्य थे और उनके गांव थे। अब इनके जो पिताजी थे ना वो क्या थे, लोहार थे। क्या थे? लोहार थे। और समाजवादी समर्थक थे, यानी कि जो समाजवाद की जो विचारधारा है उसके समर्थक थे इनके पिताजी। तो स्वाभाविक है पिताजी के गुण पुत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनकी जो माता है ना वो टीचर थी, वो शिक्षिका थी। तो इनकी माँ ने इनको लीड किया और इनको पढ़ाया लिखाया और ये कहा कि तुम्हें एक टीचर बनना चाहिए। उनकी माँ ये सोचती थी कि एक शिक्षक जो है वो बच्चों को और ज़्यादा बेहतर बना सकता है और ज़्यादा बेहतर सिखा सकता है। तो इनकी माँ से प्रेरणा लेके मुसोलिनी क्या बन जाते हैं, एक टीचर बन जाते हैं, ठीक है, अध्यापक बन जाते हैं। चलिए, अब देखिए, अध्यापक बने तो उसके लिए पढ़ाई भी की होगी, पढ़ाई की तो उसके हिसाब से उनको नॉलेज भी होगी, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ, समझता हूँ कि ये तो अशिक्षित लोग होंगे, इनको तो कुछ आता ही नहीं होगा, 24 घंटे दिमाग में युद्ध युद्ध चलते रहेंगे। ऐसा नहीं, ये सभी लोग शिक्षित लोग थे। आगे देखिए होता क्या है। अब इटली के अंदर क्या होता है, इटली के अंदर जो है सैनिक सेवा जो है वो अनिवार्य हो जाती है। जैसे इसराइल के अंदर है ना, इसराइल के अंदर आपको 2 से 3 साल क्या है, आर्मी में देने ही पड़ेंगे। अब इटली के अंदर भी ये सैनिक सेवा अनिवार्य हो गई। इन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जा सकता सेना में, क्योंकि देखो एक टीचर जो होता है ना उसकी फिलोसफी अलग होती है, विचारधारा अलग होती है, वो लड़ाई झगड़े युद्ध इनसे क्या है, दूर ही रहता है। अब ये क्या करते हैं, इटली छोड़कर स्विट्जरलैंड चले जाते हैं 1902 से 1904, यानी कि 2 साल तक ये कहाँ रहे, स्विट्जरलैंड में रहे। अब ये स्विट्जरलैंड चले तो गए, वहां इन्होंने जाके जिनेवा जो है और जो लोजोन विश्वविद्यालय है यहाँ पे क्या की, 2 साल पढ़ाई की। अब अपना देश छोड़ के चले गए, वहां तो ऐसा है नहीं कोई फेमस सेलिब्रिटी थे ये कि भाई तुम गए जाते तुम्हें पैसा मिल जाएगा, नहीं। वहां जाके इन्होंने कारीगर का काम किया। अब देखो, इतने बड़े बड़े लोगों ने कुछ ना कुछ काम किए तब जाके इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। आजकल के जो बच्चे होते हैं वो अपना खर्चा तक नहीं निकाल पाते, वो सोचते हैं काम करने में परहेज होगा, नहीं हम तो कैसे काम करेंगे, हमसे काम नहीं होगा। तो इन्होंने कारीगर का काम किया था, लोगों के घर पे जाया करते थे। कुछ भी दो, पूरे दिन जो है जो चिनाई कारीगरी किया करते थे, घर बनाते थे, जो भी इनको काम मिलता था, ईंट धोने का, बजरी बनाने का, मसाले बनाने का, सारा काम ये किया करते थे। तो वहां जब ये इस संगठन में रहे, इन लोगों के बीच में रहे, तो स्वाभाविक है मजदूर संघों के क्या है ये सदस्य बन गए इटली के अंदर जाके। सही है ना, क्योंकि जो आदमी जिस वर्ग का होता है उसकी संगति में वैसे ही लोग होते हैं। जैसे हम हैं, हम टीचर हैं, तो ज्यादातर हमारे जो आसपास के लोग हैं वो क्या हैं, टीचर हैं। आप लोग स्टूडेंट हो तो आपके आसपास के ज्यादातर लोग क्या हैं, स्टूडेंट हैं। एक चोर होगा, उसके आसपास के लोग क्या होंगे, चोर होंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही एक कारीगर, जो ये कारीगर थे तो ये क्या है, मजदूर संघों के सदस्य बन जाते हैं। और इन्होंने वहां जाके हड़तालों में क्या किया, भाग लेना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हड़तालें होने लगी तो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने देखा कि ये आदमी है कौन, ये धरने कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, मांगे कर रहा है मजदूरों के लिए।
तो वहां की गवर्नमेंट ने जब इनका इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला ये तो इटली से आया है। उन्होंने कहा कि इटली से आके यहाँ आके उधम कर रहा है, ऐसा करो इसको वापस भगाओ। तो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने क्या है, इनको बोला कि ऐसा करो तुम्हारे बोरी बिस्तर और ये उठाओ और यहाँ से वापस जाओ। अब मुसोलिनी क्या करता, आ गया चुपचाप वहां से चल के। अब जैसे ही अपने देश आया तो इसके देश में आके इसने क्या किया, इन पोपोलो नामक एक समाचार पत्र जो है, इसका समाचार पत्र का प्रकाशन क्या है शुरू कर दिया, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था ही, ऐसा थोड़ी अशिक्षित था, पढ़ा लिखा तो था ही। इस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। इसके बाद एक और जो समाचार पत्र है ला नोटा दी क्लासे, ठीक है, इनके नाम इटली भाषा में है इसलिए थोड़े तुमको डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिसका अर्थ था वर्ग संघर्ष। हिंदी में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो इसका अर्थ होता है वर्ग संघर्ष। तो आप लोगों को याद रखना है, इल पोपोलो और ला लोटा दी क्लासे दो मुसोलिनी के द्वारा संपादित समाचार पत्र थे। अब जब ये समाचार पत्र छापने लगे तो उनकी पोस्ट जो होती थी, इनके मैसेज जो अखबार में छपते थे, इनके जो संपादन होते थे ना, उनसे किसानों के अधिकारों की ये बात करने लगे, मध्यम वर्ग के अधिकारों की बात करने लगे। तो इनके अखबारों को पढ़ पढ़ के लोग क्या है आक्रोशित होने लग गए, किसानों ने विद्रोह कर दिया। तो गवर्नमेंट ने देखा, इटली की गवर्नमेंट ने ये हो गया रहा है, तो 1908 में इनको उठा के क्या है जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि देखो तुम अपनी आदतों से बाज आ जाओ, ये तुम उल्टे सीधे लिखते रहते हो ना। तो मुसोलिनी ने कहा मैं कौन सा गलत लिखता हूँ ये बताओ। उन्होंने कहा तुम लिखते तो सही हो, लेकिन लोगों को क्यों बताते हो ये सारी चीजें कि ऐसा ऐसा भी होता है, तुम नहीं बताना चाहिए। क्योंकि विद्वान लोगों की और मूर्ख लोगों की एक पहचान होती है कि विद्वान लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते तुम लोग, वो तो सवाल पूछेंगे, और मूर्ख लोग जो होते हैं वो नियंत्रित हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको उठा के क्या है जेल में डाल दिया। अच्छा, तो आप लोग कहोगे सर एक बात बताइए, इनको जेल में डाल दिया तो क्या कोई बड़ा मुकदमा इनके ऊपर चला था या कोई बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर हुई थी? ऐसा कुछ नहीं था। इनको डराने धमकाने के लिए ये इनको उठा के गया जेल में डाल दिया। इनको एक मैसेज दिया था कि देखो तुम गवर्नमेंट के विरुद्ध बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे हमें तुम्हें उल्टा सीधा कैसे कर भी फंसाना पड़े, हम तुम्हें ये सब कुछ नहीं लिखने देंगे गवर्नमेंट के विरुद्ध। अब क्या है, ये कुछ समय के बाद कारागार जेल से निकल जाते हैं और टेंड चले जाते हैं, ठीक है, एक जगह पड़ती है टेंड चले जाते हैं। और यहाँ पे जाके क्या है आंदोलन शुरू कर दिए। जो ट्रेंड जगह पड़ती थी ये ऑस्ट्रिया के अधीन थी उस समय, ठीक है। अब वहां जाके इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, वहां के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और ये कहा कि इस द्वीप इसको तो आजाद हो जाना चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को पता चला ये क्या आफत आ गई हमारे देश के अंदर। उन्होंने कहा कि साहब ये वही मुसोलिनी है जिसको स्विट्जरलैंड ने भगा दिया था, इटली ने भगा दिया अपने देश से, अब ये ऑस्ट्रेलिया में आ गया है। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने कहा इसको जूते मारो और भगाओ यहाँ से। ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट ने भी क्या किया, इसको बोला कि भाई ऐसा करो टाइम से निकलो यहाँ से। और ये फिर वहां से अब कहाँ जाता, अपना घर वापस इटली आ गया, ठीक है, इटली चल के वापस आ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, देखो जिस आदमी की जैसी प्रवृत्ति होती है ना वो बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है, वो नहीं सुधर सकता। ठीक, अगर आप उसको डराओगे धमकाओगे तो भी वो नहीं सुधरेगा। तो 1912 में फिर आके ये क्या करता है, अवंती नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कर देता है। इन देखो 3 समाचार पत्र हो गए, ठीक है, इन समाचार पत्रों को एक अलग से लिख लिया करो कहीं ऊपर हेडलाइन करके, ताकि जब भी आप पेज पलटो तो इन समाचार पत्रों के नाम याद रहे। ज्ञात रखना कि इतने बड़ा लेक्चर जो होता है ना उनमें से यही चीजें पूछी जाती हैं अक्सर करके, समाचार पत्र, लेखन, प्रकाशन, युद्ध, महत्वपूर्ण घटनाएं, बाकी का सब तो सब है, कहानियां तो हैं। तो ये चीजें आपको अलग बनाती है, तो ऐसी चीजों को अंडरलाइन करके लिख लिया करो। अब देखो प्रारंभ में जो मुसोलिनी था ना वो युद्ध विरोधी था, अंडरलाइन कर लेना इस पॉइंट को। जो मुसोलिनी जिसके लिए बदनाम हुआ वो प्रारंभ में क्या था, युद्ध विरोधी था। कहता युद्ध करना गलत बात है, हिंसा करना गलत बात है, यानी कि गांधीवादी प्रवृत्ति के थे हमारे मुसोलिनी। अब होता क्या है, अक्टूबर 1911 में एक युद्ध होता है, ट्रिपोली का युद्ध, ठीक है। इस ट्रिपोली का जो युद्ध चल रहा था, अच्छा आप लोग सोचो किस किस के बीच था, तो ये चल रहा था इटली और टर्की के बीच में, ठीक है। किसके बीच में चल रहा था, इटली और टर्की के बीच में चल रहा था। तो जब ये युद्ध चल रहा था तो ये विरोध कर रहे थे इस युद्ध का। मुसोलिनी कह रहे थे देखो ये हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं और जो छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, हमारा देश बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिक हमको नुकसान हो रहा है, हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो अब इटली की गवर्नमेंट ने इसको उठा के वापस जेल में डाल दिया कि चल तू जेल में चल, तेरी जगह ही जेल है। तो मुसोलिनी अहिंसा के लिए जेल भी गया था। लोग नहीं जानते, लोग सिर्फ मुसोलिनी को इतना ही जानते हैं जितना उनको बताया जाता है, लेकिन रियल में मुसोलिनी कौन था,
समझिए, क्योंकि कोई आदमी परिवर्तित होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है। अगर कोई आदमी हिंसक बना है तो क्यों बना है, और कोई आदमी बिल्कुल शरीफ बना है तो क्यों बना है, ये समझना जरूरी होता है। विश्व इतिहास की घटना तुम्हें ये सिखाती हैं कि वजह जानो, उसके पीछे कारण क्या है। आपने सुना और बस चालू हो गए, नहीं, वजह जानिए, वजह क्या है। अब देखो आगे क्या होता है। ये नित्य जो थे ना, इनकी एक फिलॉसफी थी, एक आइडियोलॉजी थी, एक विचारधारा थी कि युद्ध में अति मानव जन्म लेते हैं, इससे प्रभावित थे, ठीक है। और जॉर्जन सोरल ने भी एक कहावत कही है कि हिंसा स्वयं में नैतिक साध्य है। ऐसे लोगों को ये फॉलो करते थे जो हिंसा के विरोधी थे। तो मुसोलिनी भी हिंसा के विरोधी थे। लेकिन होता क्या है, गेम चेंजिंग पॉइंट आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि विश्व युद्ध जो होता है, उस विश्व युद्ध में मुसोलिनी की जो धारणा होती है ना, वो बदल जाती है पूरी की पूरी। क्योंकि इटली जो होता है उसके ऊपर साम्यवादी विचारधारा जो है वो हावी हो रही थी। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, इस प्रथम विश्व युद्ध में समर्थक बन जाते हैं युद्ध के। तो प्रथम विश्व युद्ध मुसोलिनी की लाइफ को पूरा का पूरा क्या कर देता है, चेंज कर देता है। क्योंकि इटली को जो चीजें मिलनी चाहिए थी, असल में वो चीजें नहीं मिली। इटली के साथ धोखा किया गया। इटली के साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन लोगों ने क्या किया, धोखा किया। जब धोखा किया तो मुसोलिनी ने कहा कि बस बहुत हो गई धार्मिक बातें, हमने भी अपनी जिंदगी के बहुत साल बिता लिए इन धार्मिक बातों में, हम धार्मिक और अहिंसा के लिए कहां चले गए, जेल भी चले गए, अब नहीं। तो मुसोलिनी ने फिर एक बहुत अच्छी जो है बात कही, अच्छी तो नहीं कहेंगे पर कही बहुत अच्छी बात, कि केवल रक्त ही इतिहास के पहियों को आगे चला सकता है। इन्होंने कहा था कि जो रक्त है ना, वो इतिहास के पहियों को आगे चलाता है। कोई भी राष्ट्र कितना ही शांति प्रिय क्यों ना हो, उसका अतीत हिंसा पर आधारित होता है। ये बात मुसोलिनी ने बोली थी कि इतिहास का पहिया तभी चलेगा जब रक्त होगा, हिंसा होगी, लड़ाइयां होंगी। और वर्तमान में आप देख रहे हो, कोई देश किसी से लड़ रहा है, कोई किसी को मार रहा है। ये तब की बातें नहीं है जब आज से हजारों साल पहले लोग अशिक्षित थे। ये आज भी वही बातें हैं। लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ग्रंथ पढ़ के डाल दिए, वैज्ञानिक हो गए, डिग्रियां, लेकिन फिर भी लोगों की प्रवृत्ति जो है वो नहीं बदली। तो मुसोलिनी के विचारों के कारण मुसोलिनी को अवंती नामक समाचार पत्र से क्या किया, निकाल दिया। क्योंकि अवंती नामक समाचार पत्र उस विचारधारा का नहीं था जिस समाजवादी विचारधारा के पहले हुआ करते थे। इनके जो मित्र थे, इनके काम करने वाले जो अखबार वाले थे, उन्होंने कहा भाई क्या हो गया तुझे, क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है, ठीक तो है उनका, हाँ अब मैं यही हूं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, हो सवास में बोल रहा हूँ। तो अवंती वाले समाचार पत्रों ने कहा कि ऐसा करो भाई, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब देखो इन्होंने कहा ठीक है निकाल दो मुझे, मुझे तो लिखना आता है समाचार पत्र। तो इन्होंने क्या किया, एक नया समाचार पत्र निकाला, लोपोलो इटालिया, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं इटली की जनता। ये इटली की भाषा में समाचार पत्र है। इसको समाचार पत्र को बताते हैं फ्रांस के कुछ पूंजीपतियों से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी, जो मुसोलिनी ने प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान निकाला था। ठीक, 4 समाचार पत्र हो गए, याद रखना, पूछूंगा कभी ना कभी तुमसे। तो आगे देखो होता क्या है, आगे होता यह है कि 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में इटली की तरफ से इन्होंने भाग लिया, युद्ध में खुद शामिल हो गए। ये युद्ध के विरोधी थे और इटली के युद्ध में क्या है, शामिल हो गए। और कॉर्पोरल के पद तक काम किया इन्होंने, ठीक है। एक पोस्ट होती है जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, जनरल, कर्नल, हवलदार, सूबे हवलदार, ऐसे ही इटलियन बटालियन में क्या होती है, कॉर्पोरल पद होता है। तो मुसोलिनी ने साम्यवादी व्यवस्था का क्या किया, विरोध किया। जिसके ये समर्थक थे, जिसके इसके पिताजी समर्थक थे, लोग अचरज में आ गए कि ये मुसोलिनी को हो क्या गया है, ठीक है। जिस चीज का ये स्वयं समर्थक था, उसका क्या बन गया, विरोधी बन गया, ठीक है। जिससे प्यार था उसी से क्या हो गई, नफरत हो गई। वजह क्या थी वो मैंने तुमको बता दी। तो साम्यवादी के क्या हो गए, ये विरोधी हो गए, ठीक है। पेरिस सम्मेलन से नाराज होकर इन्होंने क्या, समाजवादी जो दल है वो छोड़ दिया और फासिस्ट विचारधारा के क्या बन जाते हैं, समर्थक बन जाते हैं। चलिए, ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अगर आपको यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और 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 आपको जब ये वीडियोज अच्छी लगे, कुछ समझ में आया करे ना, तो वो प्रतिक्रिया दिया करो कि हाँ हमें ये अच्छी लगी, बेकार, अगर बेकार भी लगी ना तो भी लिखा करो, ठीक है। कि ये वीडियो बेकार है, इसमें ये चीजें बेकार है, इसमें ये चीज गलत है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखा करो। प्रतिक्रिया देना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, अब देखो डार्विन डार्विन ने क्या कहा था कि जीवन संघर्ष की प्रतिस्पर्धा में ठहर नहीं सकते,
वे नष्ट हो जाते हैं। ये डार्विन की फिलॉसफी थी, इसका समर्थन किया था मुसोलिनी ने कि जो संघर्ष नहीं करते ना वो क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। चाहे वो संघर्ष के नाम पर अहिंसा धारण कर लें, शांतिवादी बन जाएं, लेकिन वो लोग मारे जाते हैं लास्ट में। मुसोलिनी ने कहा था तुम खतरनाक बनकर जीवन जियो, ठीक है। एक आपने आइडियोलॉजी सुनी होगी कि जियो और जीने दो, और मुसोलिनी की विचारधारा क्या हो गई, क्या हो गई कि तुम खतरनाक बनकर जीवन जियो। देखिए एक टीचर क्या से क्या बन गया, ठीक है। इतिहास बताता है कि युद्ध ही वह तथ्य है जो मानवता के विकास के साथ चलता है। मनुष्य के लिए युद्ध उतना ही स्वाभाविक है जितना कि स्त्री के लिए मातृत्व शक्ति व भावना, ठीक है। ये बात इन्होंने बोली थी कि मनुष्य के लिए युद्ध अनिवार्य है। आप कभी देख लो, किसी भी देवता को देख लो, किसी भी इंसान को देख लो, किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लो, किसी को भी देख लो, सबने युद्ध किए है। जैसे एक महिला जो होती है ना वो गर्भ धारण करती है, मातृत्व शक्ति का विकास होता है उसके अंदर, उसकी भावनाएं विकसित होती हैं, ऐसे ही एक मनुष्य के लिए युद्ध अनिवार्य है। मुसोलिनी की बातें बोल रहा हूं मैं, कहीं सोचो सचिन सर हमको बता रहे हैं युद्ध करो, ठीक है। चलिए अब यहां पे आता है फासिस्ट दल, जिसको बोलते हैं फाजीवाद। अब देखो लैटिन भाषा का शब्द है, फेस्कस या फेसियो से बना है, ठीक है। फेस्कस या फेसियो से ये क्या है, बना है। फेस्कस शब्द जो है वो प्राचीन रोमन साम्राज्य की शक्ति और एकता का प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। पूछ लिया था ना कहां से आ गया ये फासीवाद शब्द अचानक से, तो ये इन्हीं के साम्राज्य का शब्द था, जिसका अर्थ क्या था, जिसके अंदर एकता और शक्ति की बात की गई थी। बताते हैं कि प्राचीन समय में जो न्यायाधीश हुआ करता था उसके साथ एक आदमी होता था जो एक फरसा होता था, उस फरसे से 4-5 लकड़ियां बांध के चलता था। तो वो उसका प्रतीक ये होता था कि देखो ये 4-5 लोगों की जो शक्ति है ना, इसको भी हम चला सकते हैं, इसको भी हम न्याय दिला सकते हैं, इनसे भी हम बातें मनवा सकते हैं। तो इस चीज का सिंबल हुआ करता था ये। वैसे फासिस्ट शब्द को अलग अलग परिभाषाएं दी जाती हैं कि ये उपद्रवियों का समूह है, ये जो है वो लोकतंत्र का विरोधी है, ये जो है वो समाजवाद का विरोधी है। अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने दी हैं, लेकिन तुमको क्या है मतलब याद रखना है कि आया कहां से, ठीक है। चलो फासिस्ट दल का नारा क्या था, ट्रस्ट ओवे फाइट, ठीक है। 3 शब्द हैं, ट्रस्ट ओवे फाइट, इटली भाषा के शब्द है। इसका अर्थ है विश्वास करो, आज्ञा पालन करो और संघर्ष करो। ये इसके 3 शब्द थे। ये फासिस्ट दल का नारा होता है। कभी कभी बोल भी लिया करो ताकि याद हो जाए, ठीक है, वरना केवल सुन के छोड़ दोगे ना तो भूल जाओगे। अब देखो मुसोलिनी ने क्या किया, 23 मार्च 1919 को मिलान नगर में पूर्व सैनिक और युवा देशभक्त, इसके अंदर कारीगर, किसान, जो भी लोग थे वर्ग विशेष के, सब लोग क्या हुए, शामिल हुए। और इन्होंने मिलकर क्या है, एक फासियो इटाली डी कैवोटिमेंटो नामक समिति की स्थापना की, जिसको रियल नाम बोल सकते हैं, शॉर्टकट में तो फासिस्ट बोलते रहे। जैसे बोलते हो ना आप लोग बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऐसे ही इसको शॉर्ट फुल नाम था फासियो इटालियो ड्यू कैम्बिमेटो या फिर इटाबली संघर्ष कार्यवाही समिति। एक ही नाम है, बस अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, इसका गठन किया 23 मार्च 1919 को। इसके सदस्य जो थे वो काली कमीज पहनते थे, और इसका कमांडर कौन बन गया, मुसोलिनी बन गया, जिसे इल डूचो कहते थे। इटली में क्या बोलते थे इसको, इल डूचे बोलते थे, जिसका मतलब होता था शिखर नेता। क्या होता था, शिखर नेता इसका अर्थ होता था। अच्छा, तो आप लोग ये सोचोगे क्या ये पार्टी बन गई, नहीं, एक संगठन बना था। और इस संगठन, ये पार्टी नहीं बनी थी अभी, एक वर्ग बना था। जैसे होते हैं ना बहुत सारे समूह बन जाते हैं, हमारे यहाँ पे भी बनते हैं ना, कई समूह बन जाते हैं। मुस्लिम लीग समूह बन गया, बाद में वो पार्टी बन गई, ठीक है। और भी बहुत सारे हिंदू संगठन, मुस्लिम संगठन, जातीय संगठन, बहुत सारे संगठन बन जाते हैं, वो चुनाव थोड़ी लगते। तो ऐसे ही फासिस्ट दल जो होता है वो बन जाता है। इसके सदस्य जो थे वो काली कमीज पहनते थे, ठीक। चलिए, मुसोलिनी एक बात बोला करता था, मैंने यहाँ लिखी नहीं है, कि हमारा जो दल है ना ये कोई पार्टी नहीं है, ठीक है, ये कोई संगठन नहीं है। ये क्या है, कोई संगठन नहीं है, ये एक जागरूक करने का क्या है, समूह है, वर्ग है। अब बाद में क्या होता है, मई 1921 में जो वहां के प्रधानमंत्री थे इटली के, जियोवन्नी जियोलिट्टी, ठीक है, क्या नाम है, जियोवन्नी जियोलिट्टी, इन्होंने फांसीवादियों के साथ मिलकर क्या है, गठबंधन कर लिया। और उस गठबंधन को नाम क्या दिया, उस गठबंधन को नाम दिया राष्ट्रीय ब्लॉक। इनके साथ गठबंधन कर दिया सरकार चलाने के लिए। तो मुसोलिनी और पार्टी के लोगों को लगा कि यार अपनी भी वैल्यू है इधर, तो इन लोगों को महसूस हुआ पहली बार कि अपनी भी वैल्यू है, हम भी राष्ट्रीय सरकारें चला सकते हैं।
तो फिर क्या हुआ, इनके अंदर वो भावना विकसित हुई पार्टी वाली, ठीक है। और फिर मुसोलिनी के अंदर भावना विकसित हुई, इन्होंने कहा अपन पार्टी बनाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। तो 1921 में मुसोलिनी ने क्या किया, राष्ट्रीयवादी पार्टी का क्या कर दिया, गठन कर दिया। और इनके जो सिद्धांत थे ना, जैसे हर पार्टी के सिद्धांत होते थे, इनके सिद्धांत थे व्यवस्था, अनुशासन और पदानुक्रम। 3 इनके सिद्धांत थे, व्यवस्था, अनुशासन और पदानुक्रम, ठीक है। अब देखो इन्होंने पार्टी गठित कर ली, चुनावों में इनको अच्छा खासा फीडबैक भी मिला था, ठीक है, 35 सीट भी मिल गई थी इलेक्शन में, तो काफी अच्छा इनका जनाधार हो गया। फिर मुसोलिनी ने सोचा कि चलो अपनी बात पर आते हैं, जिस काम के लिए बने हैं वो काम करते हैं, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो मुसोलिनी ने कहा कि अगर मेरी मांगे नहीं मानी गई ना तो मैं रोम के ऊपर आक्रमण कर दूंगा। अब मुसोलिनी की मांगे कौन सी मांगे, देखो जो मांगे थी ना मुसोलिनी की वो देख लो। मुसोलिनी की मांगे ये थी कि हथियार फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ठीक है, हथियार जो फैक्ट्री हैं इनका क्या किया जाए, इनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। मजदूरों को घंटे काम की गारंटी दी जाए, ठीक है, मजदूरों को क्या है 8 घंटे जो काम है वो करने की गारंटी दी जाए, 8 घंटे से ज्यादा जो काम है वो मजदूरों से ना करवाया जाए। चर्च की संपत्ति क्या है, चर्च की जो संपत्ति है ना इसको जब्त किया जाए। पूंजीपतियों को 85% संपत्ति जो है वो क्या की जाए, जब्त की जाए। पूंजीपतियों की 85% संपत्ति जो है वो जब्त कर ली जाए कि उन्होंने अवैध रूप से संपत्ति हासिल की है। इसलिए संविधान का गठन किया जाए, देश के अंदर क्या हो, संविधान चले, या राजतंत्र वाजतंत्र नहीं चलेगा। अब इटली राष्ट्र संघ का सदस्य बने, क्योंकि राष्ट्र संघ का गठन हो चुका था, तो ये चाहते थे कि इटली भी क्या बने, राष्ट्र संघ का सदस्य बने और अपने प्रभुत्व और अपनी शक्ति का एहसास कराए दुनिया को। और फ्यूम और फ्लोमेसिया जो हैं इन पर इटली का जो अधिकार है इसको दुनिया माने, इस पर अधिकार करना चाहिए। तो ये कुछ जो मांगे हैं वो मुसोलिनी ने रखी थी, और इन मांगों को क्या है, ये इनको धमकी दी थी कि मेरी मांगे अगर स्वीकार नहीं करी ना इटली की गवर्नमेंट ने तो मैं रोम के ऊपर आक्रमण कर दूंगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे क्या मुसोलिनी रोम के ऊपर आक्रमण करेगा, क्या मुसोलिनी की मांगे मानी जाएंगी, क्या मुसोलिनी जीत पाएगा इटली को, क्या मुसोलिनी के आगे गवर्नमेंट झुकेगी, क्या होगा देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करना, अपने साथ पढ़ने वाले मित्र जो विश्व इतिहास या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, वेरियस एग्जाम हो जिनमें विश्व इतिहास आता है और नहीं भी आता ना तो समझ तो होनी चाहिए ना दुनियादारी की, तो बिल्कुल शेयर किया कीजिए पोस्टों को, अच्छी चीजें शेयर किया करो। लोग क्या क्या शेयर करते हैं, तुम अच्छी चीजें शेयर किया करो। चलो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।